नमस्कार। मैं डॉक्टर अन्नू भाई सोनी एक लंबे समय के बाद आपसे फिर मुखातिब हूँ एक रोचक विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए। देखिए, आए दिन समाचार पत्रों में आप सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं के बारे में पढ़ते रहते हैं। जो लोग न्याय प्रशासन से जुड़े हैं, चाहे वो अधिवक्तागण हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, या जिला प्रशासन या सामान्य प्रशासन से जुड़े अफसर हों, इन सबको सीबीआई और ईडी के बारे में जानकारी होती है। लेकिन एक सामान्य नागरिक जो सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से ही सीबीआई और ईडी जैसे शब्दों को सुनता है या उनकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि आखिर ये सीबीआई या ईडी किस प्रकार की संस्थाएं हैं। क्या ये पुलिस से ऊपर हैं? क्या ये सीआईडी से भिन्न है? क्या ये केंद्रीय सरकार की कोई एजेंसी है? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की कोई एजेंसी है? और ये किस प्रकार का काम करती है? क्या ये उन कार्यों को करती है जिस कार्य को आमतौर से साधारण जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो नहीं करते? इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं, जो उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं, उन्हीं प्रश्नों का जवाब आज के इस चर्चा में हम देने की कोशिश करेंगे। और फिर से मैं कहता हूं, ये आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जरूर फायदेमंद होगा जो सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो चलें शुरू करें। तो सबसे पहले अपन चर्चा शुरू करें सीबीआई पर। जैसा कि इसका जो नाम है सीबीआई, इसका पूरा नाम है हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो और अंग्रेजी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये सीबीआई कब अस्तित्व में आया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको बताए बिना, इस पर चर्चा किए बिना सीधे सीधे आज जो सीबीआई का जो फंक्शन है या सीबीआई की जो कार्यप्रणाली है या सीबीआई का जो सिस्टम है उस पर सीधे सीधे बात करना थोड़ा सा ठीक व्यवहारिक नहीं होगा। इसलिए चलें हम थोड़ी सी सीबीआई की हिस्ट्री के बारे में जानें कि आखिर सीबीआई किस प्रकार से अस्तित्व में आया। आपको थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूं। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के काल में। जैसा कि आप जरूर जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में शुरू हुआ और 1945 में जाके समाप्त हुआ। जिस समय यह युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और ये ब्रिटिश इंडिया के नाम से विश्व के नक्शे पर जाना जाता था। यानी एक प्रकार से ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन की ओर से भारत के लोग थे, जो भारतीय सेना थी या भारत के जो ऑफिसर्स थे, वो ब्रिटेन की ओर से इस विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे और भारत से तमाम प्रकार की सहायताएं, तमाम प्रकार की सामग्रियां, तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सैनिक सब ब्रिटेन की ओर से विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजे जा रहे थे। उसी समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उस समय की ब्रिटिश हुकूमत की सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, उसके ध्यान में ये बात लाई गई कि सब जो ऑफिसर्स who are directly or indirectly associated or posted or connected with the Department of Supply, जो लोग ऐसे महायुद्ध के समय जो आपूर्ति हो रही थी भारत से सामग्रियों की, हर प्रकार की सामग्रियों की, उसके डिपार्टमेंट में जो लोग
अधिकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, उन लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ध्यान में ये बात लाई गई। उस करप्शन को रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए 1941 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया। उसका नाम था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस। That ordinance was introduced by the British government on 1941 और इस अध्यादेश के द्वारा उन्होंने उस करप्शन को रोकने के लिए एक्सरसाइज प्रारंभ की। बाद में सरकार ने यह महसूस किया कि जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, इसको SPE कहा गया था उस समय, ये स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है। मतलब उसका जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, इफेक्टिव नहीं है और वो करप्शन को कंट्रोल करने में उतनी सफल नहीं हो पा रही जितनी उसको होना चाहिए। तो सरकार ने 1946 में एक नया एक्ट लाया। That act was known as the Delhi Special Police Establishment Act 1946। दिल्ली विशिष्ट पुलिस या विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। ये जब लाया गया तब ये कहा गया कि ये दिल्ली में स्थित जो केंद्रीय सरकार है, उस केंद्रीय सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उस डिपार्टमेंट्स में जो करप्शन है, बढ़ता हुआ जो भ्रष्टाचार है, उसको रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी और इस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका सुपरिटेंडेंट्स, यानी उसका ऊपर जो नियंत्रण करता व्यक्ति होगा, अधिकारी होगा, वो DIG रैंक का होगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक का होगा और उसे डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया उस समय। ठीक है। अब इसके तत्काल बाद 1947 में भारत आजाद हो गया और आजादी के बाद निश्चित रूप से जब आप ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुए तब आपने अपने देश को नए सिरे से संवारने और विकसित करने के लिए आपने योजनाएं बनाई, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और इसके कारण से जो इकोनॉमिक अफेयर्स थे वो बढ़ने लगे। जब इकोनॉमिक अफेयर्स बढ़े तो करप्शन भी बढ़ा। बल्कि उस जमाने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में जो करप्शन शुरू हुआ था, उस करप्शन में कमी होने के स्थान पर वो करप्शन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ने लगा। द इंक्रीजिंग टेंडेंसी इन कमीशन ऑफ द करप्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 1946, 47 and 48 and onward was very serious। तो उस करप्शन को रोकने के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दैट करप्शन, एक के संथानम कमेटी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की। संथानम समिति के नाम से जाना जाता है वो। उस संथानम समिति की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट मेरे ख्याल से 1962 के आसपास में आई कि हाउ टू कंट्रोल द करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंस, कैसे आर्थिक अपराध को, भ्रष्टाचार को, घूसखोरी को, रिश्वतखोरी को किस प्रकार से भारत में नियंत्रित किया जाए, इसके जो के संथानम कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट को मान्य करते हुए भारत की जो नई सरकार थी, भारत सरकार जो आज़ादी के बाद बनी थी, उस सरकार ने 1963 में CBI की स्थापना की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती थी, बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस, ट्रेनिंग और पेंशन के हवाले कर दिया गया। लोक शिकायत, कार्मिक और पेंशन जो मंत्रालय है उसके अधीन अभी ये काम करती है। ये शुरुआत में ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत थी और जब ये CBI की स्थापना 1963 में हुई तो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत
यानी 1946 में जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत, और उसके पहले जो ऑर्डिनेंस के तहत जो एसपी, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, इनको इसी सीबीआई में मर्ज कर दिया गया और वो उसके एक डिवीजन के रूप में काम करने लगे। तो कुल मिला की स्थिति क्या बनी कि सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस आया 1941 में, उसने एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को जन्म दिया। उसके बाद 1946 में आपने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया। उसके बाद आज़ादी के बाद आपने 1963 में संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर आपने सीबीआई की स्थापना की, और जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो काम कर रहा था, जिसका मुखिया डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता था, है ना, उसको आपने सीबीआई में मर्ज कर दिया, उसका एक डिवीजन बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जब सीबीआई अस्तित्व में आई 1963 में, तो इसके पास इसी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जो धाराएं हैं 5 और 6, इसके अंतर्गत इसका जो जुरिस्डिक्शन है, इसको पावर्स दिए गए। आपको मैं बता दूं कि आज भी जो सीबीआई है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टेट्यूटरी बॉडी। ना तो ये संवैधानिक संस्था है और ना ही विधिक संस्थान है, बल्कि ये इसको सारी ताकत कहां से मिलती है, सारे पावर्स कहां से मिलते हैं? स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों से। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि साहब ये आखिर सीबीआई अस्तित्व में आने के बाद इसका काम क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से फंक्शन करती है? तो इसके बारे में आपको ये बताऊं कि सीबीआई का जो प्रमुख कार्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के द्वारा जो आर्थिक अपराध, जो भ्रष्टाचार किए जाते हैं, उनको रोकना। यूनियन टेरिटोरीज जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां पर किसी भी प्रकार के जो आर्थिक अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण करना, और राज्य सरकारों की इच्छा पर या राज्य सरकारों के निवेदन पर कोई आर्थिक अपराध या और भी किसी भी प्रकार के संगीन अपराध की जांच करना। आपको एक बात और बता दूं, आप धारा 5 और धारा 6 को पढ़ेंगे, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो उसमें आप पाएंगे कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि सीबीआई को किसी राज्य में जाकर के जांच करने का अधिकार तभी होगा जब किसी स्पेसिफिक केस के लिए राज्य सरकार उसकी सहमति दे, या राज्य सरकार की एक साधारण सहमति हो, है ना, कि उसके राज्य के भीतर सीबीआई चाहे तो जांच कर सकती है। तो ये जब तक स्टेट गवर्नमेंट का उसमें क्लियर कंसेंट नहीं होगा, तब तक के सीबीआई राज्य के मामले में दखलंदाजी नहीं करती है। देखिए, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जो पुलिसिंग है, वो पुलिसिंग राज्य की विषय वस्तु होती है। जो पुलिस व्यवस्था है वो केंद्र की विषय वस्तु भी है, लेकिन वो राज्य की विषय वस्तु प्रमुख रूप से है ना। केंद्रीय सरकार अपने स्तर पर पुलिसिंग की व्यवस्था जो करती है वो केंद्रीय सुरक्षा बल के रूप में है, लेकिन जो वास्तव में जो पुलिस व्यवस्था है वो राज्य की विषय वस्तु है। तो राज्य की विषय वस्तु में पुलिस कैसे काम करती है, वो सीआरपीसी के नियमों से बंधी, जो भी आपने, जिसको आज आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में पाया है 2023 में, वो पुरानी सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता के तमाम नियमों और प्रावधानों से बंद करके पुलिस काम करती है, पुलिस मैनुअल के हिसाब से भी काम करती है ना। तो जब आप सीआरपीसी के तहत काम करते हैं, तब आप एक पुलिस एजेंसी के रूप में काम करते हैं। तो यही जो सीबीआई है वो भी सीआरपीसी के नियमों के तहत, और अब वर्तमान में चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गई है, तो उसके नियमों के तहत काम करने के लिए, जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बनी। तो एक प्रकार से भी पुलिस एजेंसी हो गई, है ना। जब वो एक पुलिस एजेंसी हो गई तो उसको फिर राज्य से सहमति लेनी पड़ती है कि वो राज्य में इन्वेस्टिगेशन करे कि ना करे। यदि राज्य सहमति नहीं देते हैं तो फिर वहां पर कठिनाई होती है, और राज्यों की सहमति है तब राज्य की जो लोकल पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, उससे सीबीआई को बराबर सहयोग भी मिलता है। तो ये सीबीआई का जो फंक्शन है,
है ना। अब सीबीआई किन प्रकार के मामलों की जांच करती है, तो अपन सुने, जितने भी एंटी करप्शन जो केसेस हैं, इन सारी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के द्वारा जो परिभाषित हैं, ये सारे मामलों की जांच सीबीआई करती है। सीबीआई जो है ऑर्गेनाइज क्राइम, माफिया, साइबर क्राइम, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स से जुड़े हुए अपराध, स्मगलिंग, हाईजैकिंग, किडनैपिंग, डिमांड ऑफ रैंसम, है ना, बैंक फ्रॉड, फॉरेन वायलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रूल्स एंड एक्ट, और भी तमाम प्रकार के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जो सनसनीखेज अपराध होते हैं, इन सारे अपराधों की जांच का जिम्मा सीबीआई के पास होता है ना? अभी हाल में एक फैसला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई केंद्रीय सरकार का कर्मचारी, जो अखिल भारतीय कैडर का है, केंद्रीय सरकार का कर्मचारी है, वो यदि किसी राज्य में पदस्थ है और उसके खिलाफ कोई जांच करनी है, तो वहां पर सीबीआई को किसी भी हालत में राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे उस पर उसकी जांच की कार्रवाई शुरू कर सकती है। तो एक प्रकार से कहें तो सीबीआई का जो पूरा इस जो जुरिस्डिक्शन है वो होल ऑफ द इंडिया है ना। अभी हाल में ये बात आई थी कि 8 राज्यों ने सीबीआई से जांच कराने की अपनी सहमति जो है वापस ले ली है। उसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये सब शामिल है। तो हमने देखा कि राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई जो है राज्य स्तरीय जो अपराध होते हैं या किसी भी प्रकार की जांच की कार्रवाई है वो नहीं करती है ना। तो ये तो हुए सीबीआई के जो फंक्शन के जो तरीके हैं। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करें कि आखिर सीबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना? बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इतनी बड़ी एजेंसी जो काम करती है। अब आप तो इस बात को से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि सीबीआई की इतनी प्रतिष्ठा है कि कोई बड़ा अपराध होने पर या कोई सनसनीखेज अपराध घटित होने पर या कोई बड़ा घोटाला होने पर, है ना, तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, यहाँ तक कि कुछ जो समूह के लोग हैं, वो लोग तक ये मांग करने लगते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, है ना। इसका मतलब है कि सीबीआई पर आम जनता का जो है विश्वास बहुत मजबूत है, और वो ये जानती है कि स्थानीय पुलिस जिस काम को करने में अपने आप को किन्हीं भी कारणों से असमर्थ पा रही है या नहीं कर पा रही है, या लोगों को लगता है कि नहीं स्थानीय पुलिस किसी प्रकार के दबाव में आ जाएगी और इस की जांच सही ढंग से नहीं करेगी, वहां पर सीबीआई जांच की मांग उठती है, और सरकारों ने भी उसको स्वीकार किया है। और सीबीआई इस प्रकार से सीबीआई ने बहुत सारे मामलों का पर्दाफाश भी किया है। अभी आपने पाया होगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट में जो पीएससी का जो की शिकायत हुई कि पीएससी में अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया गया, उसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है, और उसमें बहुत से जो उच्च पदस्थ लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की आशंका है। कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई, गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की गई है ना। तो ऐसी जो स्थितियां बनती है, उसने सीबीआई की प्रतिष्ठा को एक मुकाम तक पहुंचाया है। तो ये तो हुई हमारे पहले स्तर की बात, जिसमें हमने सीबीआई की इतिहास पर, उसके किस प्रकार का उसका जुरिस्डिक्शन है, किस प्रकार से वो काम करती है, इसके बारे में जाना, है ना। चलिए आपके साथ ये जो पहली प्रारंभिक दौर की जो हमारी चर्चा है, इसको ही खत्म करते हैं, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होना ठीक नहीं है। अगले हमारी मुलाकात में हम इस सीबीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके सिस्टम पर, और उसकी और भी बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।